चलिए, मैं अंशु कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ फिर से एक बार जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। हम लोग ज्योग्राफी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? आज हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है भारत का भू आकृतिक है, ठीक है? भू आकृतिक प्रदेश के बारे में भारत का हम पढ़ेंगे। जियोमॉर्फिक रीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? इसे मुख्य रूप से हम लोग हिमालय तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? हिमालय तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? इस टॉपिक को हमने डिवाइड किया है कुछ टॉपिकों में, जैसे कि हमारा हिमालय पर्वत हो गया हमारा, ठीक है? हिमालय और क्या हो गया हमारा इसके अंतर्गत हिमालय देखना है। हिमालय में हम लोग 3-4 पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं, ठीक है? हिमालय को हमने 3-4 टॉपिक में डिवाइड किया है। एक हमारा हो गया हिमालय और इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़, जो भी होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे हम, ठीक है? एक होगा हमारा प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ के बारे में देखें, उसके बाद देखेंगे हम लोग इसमें सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में। और हिमालय जो है ना, इसी को हमने क्या किया है, 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। हिमालय जो है इसी को हमने क्या किया है, 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। एक तो पढ़ेंगे हिमालय हम लोग जो इधर हमारा ये भारत में हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? उसके बाद हिमालय जो पढ़ेंगे पूर्वोत्तर भारत का हिमालय देख रहे हैं, इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? छोटे-छोटे से राज्य हैं और हर राज्य में ना अलग-अलग कुछ नाम दिया गया है, इसलिए इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। चलिए, तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है ना, उससे संबंधित कुछ हमारा सिद्धांत दिया गया है, थ्योरी दिया गया है, उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है? तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? हमको ये देखना है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है? तो हिमालय के निर्माण के संबंधित 2 सिद्धांत हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं कोबर का भूसैनिक का सिद्धांत और दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं आपका, ठीक है? दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था? हैरी हेस ने। तो हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कोबर का भूसैनिक थ्योरी, 2 थ्योरी देखते हैं। 2 थ्योरी है, दोनों थ्योरी अलग-अलग निर्माण के रीज़न बताते हैं, ठीक है? तो उनको थोड़ा-सा हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, जो पहले हम लोग देखने वाले हैं कोबर का भूसैनिक का सिद्धांत, ठीक है? तो कोबर साहब के हिसाब से कोबर साहब क्या बोले थे कि हिमालय जहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले क्या था? टेथिस सागर था। कोबर साहब के हिसाब से वहाँ पे क्या था? टेथिस सागर था पहले और कुछ ऐसा था वहाँ पे, टेथिस सागर था। ये सागर हो गया और ये सागर क्या हो गया? बेसिन। ये सागर क्या है हमारा? बेसिन हो गया। और टेथिस आपके हिसाब से नदी जो है इसमें क्या ला करके मलबा जमा करना शुरू कर दिया। इधर मलबा जमा होना शुरू हो गया इसमें, गाद वगैरह, ठीक है? जमा होने लगा इस तरह। चलिए, जमा हो गया गाद वगैरह। अब जब गाद इसमें जमा हुआ तो आपका सॉरी टेथिस टेथिस में तो कोबर साहब क्या बोले, इसमें बलन पड़ेगा, क्या होगा? लोड पड़ेगा। जैसे इसमें क्या अमाउंट बढ़ा रहे हैं, वेट बढ़ा रहे हैं, जैसे-जैसे वेट इसका बढ़ाएँगे तो क्या होगा? ऐसा नीचे की ओर फोर्स लगेगा इस पर, एक फोर्स लगेगा एमजी, इसको नीचे की ओर फोर्स लगेगा इसके वेट के कारण, ठीक है? और इस जब ये नीचे की ओर फोर्स लगेगा, नीचे की ओर मूव करेगा, तो आपका ये दोनों जो साइड देख रहे हैं, ये क्या करेगा? कंप्रेस होगा इधर की ओर, एक इधर की ओर कंप्रेस होगा और एक इधर की ओर कंप्रेस होगा, ठीक है? इसमें क्या है? वलन पड़ेगा। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप गाद देख रहे हैं, ये क्या होगा? कंप्रेस होंगे, दूसरे को क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, ठीक है? तो एक दूसरे से कंप्रेस करेंगे, एक दूसरे को प्रेस करेंगे, तो क्या होगा? ये दोनों इस फिर क्या होगा? इसका आकृति कुछ फिर इस तरह से हो जाएगा इसका, ठीक है? ये इधर की ओर कंप्रेस हो गया, इधर की ओर, और ये इधर की ओर इलोंगेट हो गया, ठीक है? तो ये आकृति कुछ ऐसा हो जाएगा और इस तरह से ये क्या होंगे? कंप्रेस होकर के ऊपर की ओर उठेंगे, ठीक है? कंप्रेस होकर के ऊपर की ओर उठेंगे, ठीक है? क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है इधर से, तो बीच में मिडल कंप्रेस होके क्या होगा? ऊपर की ओर उठेगा। तो ऊपर की ओर जब उठेगा, तो यही हमारे हिमालय का निर्माण करता है फिर, ठीक है? इस तरह से हमारा हिमालय का निर्माण होता है इस तरह से, ठीक है? ये था हमारा कोबर का भूसैनिक सिद्धांत। एग्जाम में कभी पूछा भी है कि जहाँ आप हिमालय देख रहे हैं, वहाँ पे पहले एक सागर था, कौन सा सागर था? तो टेथी सागर था, ठीक है? तो टेथी सागर का भूसैनिक का सिद्धांत किसने दिया था हमारा? तो कोबर साहब दिए थे, ठीक है? और एक और थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी, ठीक है? प्लेट टेक्टोनिक और उसका क्या बोलते हैं? प्लेट विवर्तनिकी की क्रिया, ठीक है? इस ये कौन दिए थे? हमारे हैरी हेस साहब दिए थे। इसके अनुसार क्या हुआ था? इसके अनुसार ये था कि हमारा भारत जो है किससे टूटा है? अफ्रीका महाद्वीप से टूटा है। अफ्रीका महाद्वीप से टूटने के बाद क्या है? इसका फ्लो इधर की ओर है, ऐसे कुछ, ठीक है? उत्तर पूरब की ओर इसका फ्लो चल रहा है, ठीक है? और ऊपर में कौन सा हमारा लैंड है? पंजिया पढ़ाए थे, दो लैंड बताए थे आपको, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, ठीक है? तो ऊपर में कौन सा लैंड है हमारा? अंगारा लैंड है, ठीक है? नीचे में कौन था? गोंडवाना लैंड। तो हमारा भारत गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था, ठीक है? ये टूट करके उत्तर पूरब के उसका फ्लो हो रहा है, इस जगह टकराता है किससे? अंगारा लैंड से जाकर के टकराएगा, ठीक है? जो कि हमारा यूरोप का जो हमारा ऊपर में हो गया, ठीक है? तो अंगारा लैंड से जाकर के टकराएगा, ठीक है? अंगारा लैंड से जब टकराता है
तो दो चट्टान जब टकराएंगे तो ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, पहले तो वहां पर भूकंप आएगा तेज से, ठीक है, भूकंप आएगा। और चट्टान एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, ओवरलैप करते हैं इस तरह से। एक चट्टान देखिए, एक चट्टान आ रहा है, इधर से आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया। तो जब ये ओवरलैप किया तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हुआ होगा, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे चट्टान जो है मेल्ट करना शुरू होंगे, ठीक है, मेल्ट होना शुरू होगा, ठीक है। और ये और भी ज़्यादा कंप्रेस कर रहा है, तो मेल्ट हुआ हुआ चट्टान क्या है, लावा मैग्मा के रूप में ऊपर की ओर निकलना शुरू करेगा, ठीक है, ऊपर की ओर निकलना शुरू होगा। उसमें क्या होगा, चट्टान में क्या है, बल पड़ेगा, चट्टान में बल पड़ेगा तो चट्टान क्या है, ऊपर की ओर फिर उठने ऐसे लगेगा, ऊपर की ओर उठने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से चट्टानों में बल पड़ने के कारण हमारा हिमालय का निर्माण हुआ है। ये कहना था हमारा हैरी है साहब का, ये था हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। इसलिए इसको फोल्डेड माउंटेन भी बोलते हैं, क्योंकि इससे बल पड़ने के कारण फोल्ड होकर के इसे ऊपर के उठ के बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोल्डेड माउंटेन भी बोलते हैं। अब विश्व के जितने भी आप बड़े पर्वत श्रृंखला देखिएगा, सारा का सारा आपका बलित पर्वत का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आप बताइए हमें कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी वो है, कौन है, एंडीज, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है। और आपका जो आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देख रहे हैं, उसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, रॉकी है, ठीक है, रॉकी। रॉकी देख लीजिए, चाहे एंडीज देख लीजिए, चाहे हिमालय देख लीजिए, ये तीनों के तीनों क्या है, बलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो जो भी आपके भारत के विश्व में जितनी भी लंबी पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, सारे के सारे फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं, बलित पर्वत के एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा हिमालय है। चलिए, तो हमने ये देखा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई, निर्माण कैसे हुए, दो थ्योरी इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखे, ठीक है। चलिए, अब प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो टूजो विल्सन ने किया था। किसने किया था, टूजो विल्सन साहब ने किया था सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हिमालय को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो ट्रांस हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो उसके हिसाब से फिर हिमालय का क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको हिमालय का स्टडी करेंगे। तो ट्रांस हिमालय किसको बोलते हैं, बताइए। ट्रांस हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, पार हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, पार हिमालय भी हम लोग बोलते हैं। देखिए इसमें आप लोग, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आप लोग के लिए। चलिए, मैंने जूम कर दिया, ठीक है। देखिए, ये हमारा ट्रांस हिमालय है, हिमालय के पार्ट में डिवाइड किया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, इसे आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, इसे हम हिमाद्री हिमालय भी इसे बोलते हैं, महान हिमालय भी बोलते हैं। इसके 4 नाम है, इसे नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से नाम एक और रिपीट कराते हैं, बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री हिमालय भी इसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा लघु हिमालय, इसे हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है शिवालिक हिमालय, इसे हम वाह हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय जो आप देखें, इसी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इस ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम तिब्बतियन हिमालय भी बोलते हैं, कारण ज्यादातर इसका फैलाव तिब्बत की ओर है, इसलिए इसे हम तिब्बतियन हिमालय भी बोलते हैं, ट्रांस हिमालय को। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ट्रांस हिमालय की कहानी ये है कि इसका निर्माण जो है हिमालय के निर्माण से पहले हो चुका था, इसलिए इसे हम पार हिमालय भी बोलते हैं, ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं और तिब्बतियन हिमालय भी बोलते हैं। इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हो चुका था, ठीक है। इसमें हमें 3 श्रेणियां पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 श्रेणियां पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन सा श्रेणी हमारे यहाँ पे, एक है हमारा काराकोरम श्रेणी, ये काराकोरम हो गया। उसके बाद कौन सा एक हमारा लद्दाख श्रेणी है, और एक कौन सा एक श्रेणी उसके नीचे हमारा जास्कर श्रेणी है, ठीक है। KLJ, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये सीरीज में है, ठीक है। नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर ये सीरीज में है, ध्यान में रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ओके। चलिए, अब काराकोरम श्रेणी की खासियत देखते हैं। तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पे कौन है, हमारा K2 है, इसे बोलते हैं गार्डविन ऑस्टिन K2। जो ये K2 हमारा है, देख रहे हैं काराकोरम श्रेणी पे, ये काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कौन सा है, हमारा गार्डविन ऑस्टिन K2। चलिए, ऊंची चोटी आया तो 2-3 पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते हैं, जो आपका कंफ्यूजन होता होगा। पहला ये कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गार्डविन ऑस्टिन K2। लेकिन आपसे ये पूछे कि हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है, ठीक है, सिक्किम में। हिमालय की पूछेगा, भारत में स्थित, तब कंचनजंगा। लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ कौन सी है, अगर भारत मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, तब एवरेस्ट करेंगे हम, ठीक है। 3 चोटी यहाँ पे, तीनों को फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होता होगा, मुझे पता है, ठीक है। देख लीजिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछता है आपसे, इसे भारत मेंशन नहीं किया है तो एवरेस्ट बोलेंगे हम।
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? भारत अगर मेंशन किया है तो कंचनजंगा हुआ, जो कि सिक्किम में स्थित है। लेकिन आपसे अगर ये पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसमें हिमालय मेंशन नहीं किया है तो क्या होगा? K2, क्योंकि ये K2 जो देख रहे हैं ये किस पे है? हमारा काराकोरम श्रेणी पे है। और काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, तीनों में से कोई भी श्रेणी हिमालय का पार्ट नहीं है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि हमारा भारत को जो सबसे ऊंची चोटी है वो हिमालय का पार्ट नहीं है, क्योंकि कौन है वो? K2 है। K2 किस पर है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। और काराकोरम श्रेणी को हुई हम मध्य एशिया की हम बोन बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? बैकबोन बोलते हैं उसे, ठीक है? चलिए, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारा कौन सा है? लद्दाख श्रेणी है, ठीक है? लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। कौन सी है? राकापोसी, ठीक है? ये राकापोसी का खासियत ये है ना, राकापोसी का, कि विश्व का तीव्रतम ढलान वाला चोटी है। विश्व का सबसे तीव्रतम ढलान, ढलान मतलब कि उसे, ये ढाल जो इसका बहुत ही खड़ा है इस तरह से, इसमें चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? इस तरह से स्लोप इसका है, इस तरह से इसमें चढ़ाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसका स्लोप बहुत ही कम है, इसका ज्यादा है, सॉरी, स्लोप इसका बहुत ज्यादा है। अगर ये थोड़ा सा ऐसे होता, टिल्ट होता, तो इससे चढ़ाई करना आसान होता, लेकिन इसका स्लोप कैसे खड़ा है एकदम से, चढ़ना इसमें बहुत ही मुश्किल है। तो विश्व का तीव्रतम ढलान वाला ये आपका चोटी है राकापोसी। किस पर स्थित है? लद्दाख पर, जो कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है? क्लियर है? चलिए, उसके बाद आइए, जास्कर श्रेणी हो गया हमारा, ओके। अब देखिए, ये 3 लाइन हम ड्रॉ किए हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। हम कह सकते हैं कि इसे हम 3 लाइन से हम कितने 2 ट्यूब बना सकते हैं। 2 ट्यूब बना लेंगे क्या? देखिए तो, एक ट्यूब ये बन गया हमारा, एक ट्यूब ये बन गया, 2 ट्यूब बन गया, ठीक है? अब क्या करना है? दोनों ट्यूब में एक एक नदी को फ्लो करवा दीजिए। चलिए, फ्लो करवाते हैं, फ्लो करा दिए। ये कौन सी नदी होगी? हमारे सिंधु नदी, ठीक है? ये कौन सी नदी होगी? सिंधु नदी। ऊपर वाले ट्यूब में भी एक नदी को फ्लो करा दीजिए, ठीक है? ये कौन सी नदी होगी? श्योक नदी, ठीक है? और श्योक की सहायक नदी भी है, कौन सी है वो? नुब्रा नदी, ठीक है? तो आप गौर से फिर से एक बार देख लीजिए, सिंधु नदी किसके बीच में प्रवाहित होती है? सिंधु नदी प्रवाहित होती है हमारे किसके बीच में, बताइए? सिंधु नदी हमारा लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है। लद्दाख हो गया, ये जास्कर श्रेणी, लद्दाख और जास्कर के श्रेणी के बीच में ये सिंधु नदी है हमारा, ठीक है? ये जो नदी है सिंधु नदी है, ठीक है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी किसके बीच में प्रवाहित हो रही है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में प्रवाहित हो रही है। उसके बाद देखिए, श्योक नदी है ये, ठीक है? ये है श्योक नदी, ठीक है? श्योक नदी है ये, ठीक है? और श्योक नदी किसके बीच में प्रवाहित हो रही है? काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में प्रवाहित हो रही है, ठीक है? और ये देखिए कौन सा नदी है? नुब्रा नदी है। नुब्रा नदी किसके बीच में प्रवाहित हो रही है? काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में ही है। और किसकी सहायक नदी है? श्योक की सहायक नदी है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है हाल फिलहाल का, तो नुब्रा नदी घाटी जो है किन श्रेणियों के बीच में स्थित है? अब नुब्रा नदी पता होगा तो नदी घाटी भी आपको पता होगा, ठीक है? तो नुब्रा नदी कहाँ स्थित है? काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में। इसका मतलब ये हो गया कि नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है हमारा? तो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में स्थित है। चलिए, तो हम लोग नुब्रा घाटी देख लिए कहाँ स्थित है। श्योक नदी कहाँ किस के बीच में प्रवाहित हो रही है वो भी देख लिए, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में। सिंधु नदी कहाँ प्रवाहित हो रही है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित हो रही है। जो सिंधु नदी देख रहे हैं इसके दाहिने तट पर, ठीक है? इसके दाहिने तट पर यहाँ पे, ठीक है? कौन सा? लेह अवस्थित है। इसके दाहिने तट पर लेह अवस्थित है। अच्छा, आप लोग डाउट होता होगा कि सर दाहिने कैसे कहा? इधर से कह रहे हैं तो पूरब हो गया, ये बायां हो गया, इधर से खड़ा हो जाएंगे तो दायां हो जाएगा, तो कैसे कहेंगे बायां है कि दायां है, ठीक है? तो ये डिसाइड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नदी का डायरेक्शन जो है, इस नदी का डायरेक्शन किधर है? इधर की ओर है। नदी के डायरेक्शन की ओर अपना मुख करके खड़ा हो जाइए आप, ठीक है? इमेजिन कीजिए कि आपका दायां हाथ किधर जा रहा है, दायां हाथ ऊपर क्यों जा रहा है? ये दायां साइड हो गया, ठीक है? क्योंकि सिंधु नदी का फ्लो किधर है? इधर की ओर है। ये हमारा क्या हो गया? दायां साइड। तो दायां साइड पे क्या हो गया हमारा? लेह अवस्थित है, ठीक है? क्लियर है ये? चलिए, और ये हो गया हमारा, ठीक है? ये हो गया हमारा जास्कर श्रेणी। ये क्या हो गया हमारा? जास्कर श्रेणी हो गया, ठीक है? जास्कर श्रेणी के अंतर्गत ही आता है हमारा कारगिल। क्या आता है? कारगिल। कारगिल जगह फेमस है, जानते हैं यहाँ आप लोग, ठीक है? ये कारगिल आता है। किस श्रेणी का अंतर्गत आता है? जास्कर श्रेणी का अंतर्गत। कारगिल इसलिए बताया, कारगिल हमारा इसलिए फेमस है कि कारगिल में ही भारत का एकमात्र एंथ्रासाइट कोयले का भंडार है। कारगिल में एकमात्र जगह है जहां पे हमारा पूरे भारत का एकमात्र भंडार है एंथ्रासाइट कोयला का। कहाँ है? कारगिल में। कारगिल कहाँ अवस्थित है हमारा? जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है? लेकिन हम जिला अगर पूछेगा तो कौन सा जिला पूछेगा तो कौन सा हो गया? कारगिल हो गया जिला इटसेल्फ, ठीक है? क्योंकि लद्दाख का पार्ट हो गया। लद्दाख क्या है हमारा? यूटी है, ठीक है? तो अगर यूटी पूछेगा आपसे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है तो लद्दाख। लद्दाख श्रेणी नहीं, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख श्रेणी है जो कि ऊपर में है, ठीक है? श्रेणी कौन सा पूछेगा? तो जास्कर। भारत का एंथ्रासाइट कोयला किस श्रेणी में पाया जाता है? ठीक है, तो जास्कर श्रेणी में पाया जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। किस जिला में पाया जाता है? तो कारगिल जिला में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात पे, आपको जब श्रेणी पूछेगा तो पहला ऑप्शन में लद्दाख दे देगा,
अब लद्दाख राज्य समझ सके कि श्रेणी टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि श्रेणी टिक करना है हमें जास्कर। क्लियर है ये? चलिए, उसके बाद अब आते हैं नीचे हम, ठीक है। उसके बाद ये 3 श्रेणी देखते हैं, उसके नीचे में क्या है हमारा? हिमालय है। कौन सा हिमालय है? बृहद हिमालय का पार्ट है, ठीक है, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय कैसे है? इस तरह से है, इस तरह से बृहद हिमालय हमारा, ठीक है, बृहद हिमालय। ये हमारा बृहद हिमालय हो गया, ठीक है। ये लीजिए बृहद हिमालय बन गया हमारा, रेडी हो गया बृहद हिमालय। बृहद हिमालय और हमारे जासका श्रेणी के बीच में एक गैप है ये वाला गैप जहाँ मैंने कारगिल लिखा है, यहाँ पे क्या है? गैप है ये, ठीक है। इस गैप को क्या बोलते हैं? बता सकते हैं आप? इस गैप को बोलते हैं आईटी, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम लोग? आईटी, इंडस, सांगपो, सचर, जोन, ठीक है। आई से क्या होगा हमारा? इंडस, टी से क्या होगा हमारा? सांगपो, टी साइलेंट हो जाता है इसमें, ठीक है। सांगपो, सचर, जोन, ये है, ठीक है। इंडस, सांगपो, सचर, जोन, ये किसके किसके बीच में है हमारा? तो जास्कर और बृहद हिमालय के बीच में है, जास्कर और बृहद हिमालय के बीच में ये जो गैप है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ITSZ, इसी को बोलते हैं। तो कहीं कहीं जास्कर न लिख करके आपको ट्रांस हिमालय भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये आईटी जो सचर जोन है, कहीं सचर इतना भी नहीं लिखा है डिटेल में, सिर्फ इतना पूछेगा सचर जोन कहाँ अवस्थित है। कहीं ऑप्शन में रहेगा आपका बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय के बीच में, बृहद हिमालय जास्कर श्रेणी के बीच में, तो दोनों सही होगा कि बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय भी सही होगा, बृहद हिमालय जास्कर श्रेणी भी सही होगा। क्यों सही होगा? कि जास्कर श्रेणी किसका पार्ट है हमारा? ट्रांस हिमालय का पार्ट है, इसलिए बृहद हिमालय और जास्कर श्रेणी भी सही होगा। क्लियर है? चलिए, ये ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट ही देखे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पे आते हैं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के बारे में आप लोग को कुछ और इसमें अगर पूछना है, अगर डाउट है, तो आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा, उसको हम अगले लेक्चर में आपका ये डाउट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, ट्रांस हिमालय हो गया हमारा, ट्रांस हिमालय हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका जो बचिया हमारा बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा पढ़ेंगे? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय जो हिमालय का मुख्य पार्ट है, हिमालय के मुख्य पार्ट कितने हैं? 3 है, ठीक है। ये रहा हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये, ठीक है, ये हो गया बृहद हिमालय, ठीक है। उसके नीचे ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मध्य या लघु हिमालय, ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है। ये क्या है हमारा? मध्य या लघु हिमालय। और सबसे नीचे में कौन सा है? शिवालिक है हमारा। सबसे नीचे में कौन सा है हमारा? शिवालिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम बृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ऊपर वाले के बारे में, इसके बारे में, बृहद हिमालय के बारे में। उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे, ये है हमारा लघु हिमालय, ठीक है। ये कौन सा है हमारा? लघु हिमालय। उसके बाद लघु के बारे में पढ़ेंगे, नीचे में कौन सा है हमारा? शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। उसके बाद हम शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा कर देंगे, मध्य हिमालय बृहद हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट पे। चलिए, बृहद हिमालय पढ़ते हैं। बृहद हिमालय की खासियत ये है कि ये सतत कंटिन्यूअस ये श्रृंखला है। सतत है, सतत है मतलब ये लगातार है, कंटिन्यूअस, कहीं इसमें ब्रेकेज नहीं है, ठीक है। और इसका निर्माण क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था 3 श्रृंखलाओं में सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था? बृहद हिमालय का हुआ था। देखिए हुआ क्या था कि सबसे पहले से नीचे नीचे में लेयर बृहद हिमालय बना, उसके बाद नीचे में इसका क्या बना? मध्य या लघु हिमालय। तो क्या है? फोर्स किया तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया ये। अब क्या है? इसके नीचे में एक शिवालिक बना, शिवालिक बना, मध्य को फोर्स किया तो मध्य ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ, और मध्य की इसको फोर्स किया बृहद हिमालय को, ये और ऊपर की ओर गया। यही कारण है कि अभी भी हिमालय का हाइट बढ़ रहा है, क्योंकि शिवालिक धीरे धीरे अभी भी ऊपर की ओर फोर्स कर रहा है। क्यों फोर्स कर रहा है? क्योंकि अभी भी भारत का प्रवाह उत्तर पूर्व की ओर है, इसलिए हिमालय की हाइट थोड़ी थोड़ी अभी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। और सबसे लास्ट में किसका निर्माण हुआ? शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सी श्रेणी जो है हिमालय की नवीनतम है? नवीनतम है किसका मतलब क्या हुआ? नया है। तो सबसे नया कौन सा हो जाएगा? शिवालिक, क्योंकि सबसे नया तो अभी फिलहाल में बना यही, ठीक है। और आपका सबसे पुराना कौन सा पूछेगा, तो पुराना कौन सा हो जाएगा हमारा? ये बृहद हिमालय जो हमारा सबसे पुराना है। बृहद हिमालय की खासियत ये भी है कि इसके बीच में आप जितने भी ऊंची चोटी पढ़ते हैं ना, सारे ऊंची चोटियों में से मुख्यतः जितने भी ऊंची चोटी है आपके बृहद हिमालय पे ही आते हैं, ठीक है। और खास करके हिमालय की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, सारे के सारे बृहद हिमालय पर ही हैं। सारे के सारे कहाँ है? बृहद हिमालय पे है, ठीक है। और इसीलिए बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितने कहते हैं? 6100 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है बृहद हिमालय की? 6100 मीटर, ठीक है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? 6100 मीटर, ठीक है। ये बृहद हिमालय का लंबाई कितना है? लंबाई अगर पूछे तो कितना होगा हमारा? 2400 किलोमीटर। लंबाई बृहद हिमालय कितना है? 2400 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई है? 2400 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। ये चौड़ाई कितना है इसका बृहद हिमालय का? ब्रेथ कितना है इसका? ब्रेथ 25 किलोमीटर है। ब्रेथ मतलब ये फैलाव इसका जो इस तरह से देखते हैं, ये कितना है हमारा? 25 किलोमीटर। लंबाई कितना है हमारा? 2400 किलोमीटर। और औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 6100 मीटर, ठीक है। चलिए, बृहद हिमालय पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को मैप में बृहद हिमालय देखना चाहिए। अभी हम लेके आते हैं बृहद हिमालय को, ठीक है।
क्या आ गया आपका बृहद हिमालय। ठीक है, थोड़ा जूम कर दे, लाइए जूम कर देते हैं। ठीक है, चलिए सही है, आ जाइए अब। बृहद हिमालय देखिए, ये सारी ऊंची चोटियां हमारे यहीं पे स्थित है। ठीक है, तो बृहद हिमालय क्या है, एक सतत हिमालय है, कंटिन्यूअस हिमालय, इसके बारे में हम पढ़े। ठीक है, इसे हम आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। आंतरिक हिमालय क्यों बोलते हैं इसके, क्योंकि इसका सबसे पहले निर्माण इसी का हुआ था, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, और बृहद हिमालय में खासियत ये है कि जब यहाँ पे कुछ जनजाति रहती है, ठीक, क्या रहते हैं, कुछ जनजाति रहते हैं। वो जनजाति क्या है, जब खाना बदोश की जिंदगी व्यतीत करते हैं। जब ठंड के टाइम आता है तो घाटी में चले जाते हैं नीचे, और गर्मी के टाइम आता है, ग्रीष्म ऋतु आता है, ऊपर में चले जाते हैं बुग्याल के मैदान में। उनके बुग्याल का मैदान बोलते हैं, जहाँ पे घास पाए जाते हैं कुछ ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, बृहद हिमालय में तो घास के मैदान में चले जाते हैं ऊपर की ओर, और ठंड के टाइम पे नीचे आ जाते हैं, घाटी में आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसको रटने के लिए तो रट सकते हैं हम। ठीक है, नहीं ऐसा क्यों करते हैं वो, इसका रीजन ये है कि आप खुद सोचिए, वो गर्मी के टाइम में ऊपर गए, क्यों गए ऊपर वो, क्योंकि वो शिकार रहते अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसका मतलब उनको शिकार मिलेगा, शिकार मिलेगा, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ जंतु वहां पे मिलेंगे, जंतु मिलेंगे वहां पे शिकार करने के लिए। इसका मतलब जंतु क्यों आए होंगे वहां पे भाई, इसलिए थोड़ी गए होंगे आओ मेरा शिकार कर लो। जंतु इसलिए वहां पे गए होंगे कि वो अपने भोजन के लिए गए होंगे। जंतु अपने भोजन के लिए गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे वनस्पति उस समय होगा। वनस्पति होगा तो वनस्पति कब होगा, ग्रीष्म ऋतु में ही होगा, क्योंकि ठंड के टाइम पर तो पूरा का पूरा हमारा बृहद हिमालय क्या है, बर्फ से छादित रहता है। ठीक है, वहां पे वनस्पति न के बराबर होता है, तो उस समय आपका कोई जंतु वहां पे नहीं मिलेगा। जंतु क्या करते हैं, जब ठंड ग्रीष्म ऋतु में अच्छे खासे घास वास खाते हैं, अपने फल फूल, और अपने शरीर को क्या करते हैं, एनर्जेटिक करते हैं, मोटा करते हैं, चर्बी से भर लेते हैं। जब ठंड का टाइम आता है तो चले जाते हैं सुप्तावस्था में। ठीक है, सो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो शीत निद्रा में चले जाते हैं वो। तो शीत निद्रा में होता ये है कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है हमारा शरीर का, वो स्लो हो जाता है। वो कैसे स्लो होता है कि श्वसन दर स्लो हो जाता है। श्वसन दर स्लो हो गया तो श्वसन दर जब स्लो हुआ, समझे हुआ कि ऑक्सीजन कम इंटेक ले रहे हैं आप। ऑक्सीजन जब कम इंटेक ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो हो गया हमारा, खास करके कार्बोहाइड्रेट और वसा का जो आपका विखंडन होता है, कहाँ विखंडन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मदद से ही ब्रेकेज होता है कार्बोहाइड्रेट का और वसा का, उससे हमें एटीपी की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं तो 4 एटीपी प्राप्त होता है, और हमें यही अगर वसा को ब्रेक करेंगे तो 8 या 9 हमें एटीपी की प्राप्ति होती है। ये ऊर्जा का जो प्राप्ति होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ब्रेक होता है। किसकी मदद से होता है, ऑक्सीजन की मदद से, और ऑक्सीजन ही कम इंटेक करेंगे हम तो हमारा ऊर्जा कम ब्रेक होगा। जैसे कि अभी सपोज दैट कि अभी वो ब्रेक कर रहे थे दिन भर में 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक कर देते थे अपने बॉडी के यूज के लिए। ठीक है, जब वो शीत अवस्था में चले गए, शीत निद्रा में चले गए, तो अब क्या है कि वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ही ब्रेक कर रहे हैं दिन भर में, उतने में उनका काम चल जा रहा है, क्योंकि वो सो रखे हैं तो एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट है, उतने में ही काम चल जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं शीत अवस्था, शीत निद्रा बोलते हैं, जिसमें वो चले जाते हैं। ठीक है, जब वो शीत निद्रा में चले जाते हैं तो शिकार नहीं मिलेंगे ऊपर में, तो ये लोग भी, जो जनजातीय लोग भी क्या करते हैं, घाटी से ऊपर से उतर आते हैं, घाटी में नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और ठंड भी ज्यादा होता है तो ऊपर में रहना, सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है, इसलिए घाटी में नीचे आ जाते हैं। वैसे घाटी में नीचे आते हैं तो क्या यहाँ पर ठंड नहीं लगती है, ठंड लगती है लेकिन अपेक्षाकृत कम लगेगी। क्यों, रीजन आपको बताते हैं। आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे ना, बुर्ज होम या गड्ढा वाला आवास के साक्ष्य कहाँ से मिला है, जम्मू कश्मीर से मिला है। जम्मू कश्मीर से ही क्यों मिला है ये साक्ष्य हमें, कभी सोचिए आप। जम्मू कश्मीर से ये साक्ष्य इसलिए मिला है कि वहां पे क्या है कि ठंड अधिक पड़ती है, तो ठंड अधिक पड़ती है तो गड्ढा अगर बना करके आप घर बनाइएगा, नीचे में रहिएगा तो गर्म ज्यादा रहता है। ठीक है, ऊपर के वजह से क्या होता है, गर्म ज्यादा रहता है। उसमें क्या है कि गड्ढा वाला आवास में थोड़ा सा कोने में छोटा सा आग भी आप जला दीजिएगा ना तो पूरा गर्म रहेगा ऊपर की अपेक्षा। ऊपर तो शीत भरी हवा चल रहा है, एकदम से बर्फबारी हो रहा है, और नीचे में क्या है, गर्म रहता है, इसलिए वहां पे गड्ढा वाला आवास मिलता है। इसीलिए ये लोग भी क्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में ऊपर चले गए, शिकार किए, खाना वाना खाए, मोटे ताजे हुए खूब, और खाना वाना लेकर के सारा अपना उतर गए, आपका ग्रीष्म ऋतु से वापस आ गए, शीत ऋतु में नीचे उतर आते हैं। ठीक है, शीत ऋतु में। चलिए, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा, जो हमारा बृहद हिमालय से हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, बर्फीला हिमालय भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हिमालय की जो मुख्य चोटियां, सारे ऊंची चोटियां देखेंगे क्या करके हम, जो ऊपर हम पढ़ते हैं, सारे बर्फ से ढके हुए रहते हैं। ठीक है, क्योंकि औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, 6100 मीटर में क्या होता है, सारे का सारा बर्फ से ढका हुआ मिलेगा आपको ऊपर में। क्योंकि ऊपर में जैसे जैसे हम जाते, क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, और टेम्परेचर इतना आप हाइट पर पहुंच जाइएगा, सफिशियंट हाइट पर, जहां पे जो भी वाष्प है सारा का सारा डायरेक्ट बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, जल में नहीं, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां पे आपको हिम मिलेगा। ठीक है, यही कारण है कि आप गौर किए होंगे कि दक्षिण भारत में
या फिर प्रायद्वीपीय भारत में हिमालय के अलावा किसी भी अन्य पर्वत पे आपका ग्लेशियर नहीं पाया जाता है। ग्लेशियर नहीं पाने जाने का रीजन उनका ऊंचाई जो है सफिशिएंट इतना नहीं है जहां पे वाष्प जो है डायरेक्ट बर्फ में कन्वर्ट हो सके और ग्लेशियर का निर्माण कर सके। इसीलिए जो आपके दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत में जितनी भी नदियां पड़ते हैं जो कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, हिमालय को छोड़ करके जहां से भी निकलती हैं, वो बारहमासी नहीं होती हैं। बारहमासी इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि ग्लेशियर से उनका कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है। जिसका संबंध ग्लेशियर से होगा वही नदी तो बारहमासी होगी ना, उन्हीं से पानी क्योंकि ग्लेशियर है, 12 महीना पिघलेगा, कुछ ना कुछ जल देते रहेगा। ठीक है, अब जो बाकी नदियां क्या हो गई, बरसात आएगा, बारिश आएगा, नदी में पानी भर जाएगा, बारिश बरसात गया, नदी में पानी कम हो जाएगा। अब खत्म इसलिए नहीं होता है, अब सोच रहे हो सर बरसात गया तो नदी सूख काहे नहीं गया, खत्म काहे नहीं हो गया, उसमें कुछ ना कुछ जल हमें क्यों मिलता है। जल इसलिए मिलता है कि नदी जो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह से समझिए, आप कभी लोग देखें, गौर किए होंगे कि जहां से कुआं से पटवन करते हैं, खेत की सिंचाई करते हैं, तो कुआं से जल निकालते हैं तो देखते हैं कुआं सूख गया, पानी का लेयर नीचे चला गया, एकदम से नीचे चला गया। लेकिन जैसे उसको 1 घंटे के लिए मोटर बंद होता है, आप डीजल बंद करते हैं अपना, ठीक है, सिंचाई बंद करते हैं, तो फिर से देखते हैं कुआं जल से भर गया। तो कैसे भर जाता है, तो जो हमारे धरातल पर जो जल है, ठीक है, लेयर है, जल जो है वो रिस रिस करके धीरे धीरे आते रहता है, तो ये रिस रिस करके जो जल है वो प्रोवाइड कराते रहता है नदी को, जिस कारण से कुछ नदी में जल आपको, कुछ नदी में जल थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे कावेरी नदी हो गया, ठीक है, गोदावरी नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, इसमें थोड़ा थोड़ा जल रहेगा, हमेशा जल एकदम से खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, इसका रीजन ये है। चलिए, तो हमने हिमाद्री भी देखा है, ठीक है, औसत ऊंचाई भी इसके बारे में देखे हम। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी चोटियां हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटी है और सीरीज में देखेंगे हम लोग। ठीक है, सीरीज में देखेंगे पूरा इसको पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर। तो सबसे पहले क्या हमारा बंदरपुछ है, सबसे पहला चोटी जो हमारा यहाँ पे है कौन सा है, हमारा बंदरपुछ चोटी है। ठीक है, ये चोटी जो देख रहे हैं कौन सा है, हमारा बंदरपुछ। ठीक है, बंदरपुछ चोटी के बाद कौन सा मिलेगा हमें, त्रिशूल मिलेगा। बंदरपुछ के बाद क्या मिलेगा, त्रिशूल। त्रिशूल के बाद क्या मिलेगा हमें, बद्रीनाथ। उसके बाद क्या मिलेगा, कामेर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमारा बंदरपुछ, बंदरपुछ के बाद क्या है, त्रिशूल। त्रिशूल के बाद क्या है, कामेत। कामेत के बाद क्या है हमारा, नंदा देवी। याद रहेगा कि आपको ये उत्तराखंड की है, अगर याद नहीं रहेगा तो इस तरह से याद रखेगा। ठीक है, एक आपको निमोनिक्स बता रहे हैं याद करने के लिए। ठीक है, बंदर था एक, बहुत परेशान कर रखा था। ठीक है, तो त्रिशूल लेकर उसको खदेड़ रहा था, कौन खदेड़ रहा था, बद्री। बद्री, ठीक है, तो बंदर को त्रिशूल लेकर खदेड़ रहा था कौन, बद्री। तो उसको बोले काम हो जाओ, शांत हो जाओ, कौन बोले, नंदा देवी। काम काम डाउन मैंने शांत हो जाओ। ठीक है, तो बंदर से हो गया, बंदर को त्रिशूल लेकर खरीद रहा था, तो त्रिशूल ही हो गया। कौन खरीद रहा था उसको, पीछा कर रहा था, बद्री, तो बद्रीनाथ हो गया। अब काम हो जाओ मैंने, कामेत, कौन बोले, नंदा देवी, तो नंदा देवी हो गया। ये 4 पहाड़ी कहाँ है हमारा, उत्तराखंड में, सीरीज में है, पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर। उत्तराखंड क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आप आइएगा यहाँ नेपाल में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेपाल में सबसे पहले हमें कौन सा मिलेगा, हमें अन्नपूर्णा। ठीक है, नेपाल में क्या मिलेगा, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद क्या है हमारा, धौलाधर। धौलाधर के बाद क्या है, मसालू। मसालू के बाद क्या मिलेगा हमें, एवरेस्ट मिलेगा, जो सबसे ऊंची चोटी हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा हमें, मकालू। ठीक है, ये अन्नपूर्णा हो गया हमारा, अन्नपूर्णा। उसके बाद क्या हो गया हमारा, धौलाधर। ठीक है, धौलाधर। धौलाधर के बाद क्या हो गया हमारा यहाँ पे, मसालू। मसालू के बाद क्या हो गया हमारा, एवरेस्ट। एवरेस्ट के बाद क्या हुआ, मकालू। ठीक है, इसको सीरीज में याद रखना है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद धौलाधर, धौलाधर के बाद क्या हो गया, मकालू। मकालू के बाद हमारा एवरेस्ट। एवरेस्ट के बाद क्या हो गया हमारा, सॉरी, मसालू। मसालू के बाद एवरेस्ट। एवरेस्ट के बाद क्या हो गया हमारा, मकालू। ठीक है, इसको आपको सीरीज में याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अन्न खाए, अन्न खाने के बाद क्या किए, हाथ धोएंगे तो हाथ धोए। ठीक है, अन्न खाने के बाद हाथ धोए। उसके बाद मसालू कहाँ गया हमारा, एवरेस्ट पे चढ़ाई करने गया। देखिए, ठीक है, एवरेस्ट पे चढ़ाई करने, एवरेस्ट पे चढ़ गया। जो नहीं चढ़ पाया वो कौन था, मकालू, इसलिए इसको बोले कालू नीचे ही रह गया। ठीक है, कालू नीचे ही रह गया। ये हमारा क्या था, नेपाल में बृहद हिमालय की स्थित ऊंचाई पे स्थित चोटी थे। उसके बाद हमें देखना है भारत में कौन सी चोटी हिमालय की जो है स्थित है, कौन सी चोटी है, कंचनजंगा है। ठीक है, ये रहा आपका कंचनजंगा, जो कि कहाँ है हमारा, सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8598। ठीक है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो एवरेस्ट आप देख रहे थे ना, एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट, ये एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, एवरेस्ट की, देखिए इसमें आप लोग झगड़ा मत कीजिएगा, 8848.86 मीटर हम लिख रहे हैं, जो कि मुझे सबसे ज्यादा ऑथेंटिक लगा। कहीं कहीं आपको 8850 मीटर भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक लगा, मैंने वो लिखा है, आपके सामने रखा है, जो एग्जामिनर अभी के टाइम पे आंसर एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, 8848.86 मीटर। ओके, क्लियर है ये। चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग। चलिए, अब एवरेस्ट आप देखें। ठीक है,
ये बृहद हिमालय जो है ना, इसका गौर कीजिएगा बृहद हिमालय को, ठीक है। इसका उत्तर की ओर जो ढाल है ना मंद होते जाता है और दक्षिण की ओर ढाल क्या है इसका तीव्र है। जैसे जैसे दक्षिण की ओर आते हैं कितना देखते हैं, सारी ऊंची चोटियां दक्षिण की ओर मिलते हैं, उत्तर की ओर क्या है ज्यादा ऊंची चोटियां में देखने को नहीं मिलता है। और एक और बात है, ठीक है। अब ये बृहद हिमालय कैसे है? इस तरह से है, इस तरह से है ना, ठीक है। ये जो आप है आकृति बना कैसा बना है, कनकेव क्या बना है अप, इसको क्या बोलते हैं कनकेव अप, ठीक है। क्या बोलते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किधर बन रहा है, तिब्बत की ओर। इधर क्या है हमारा तिब्बत है, इधर क्या कौन सा है हमारा तिब्बत है। तो तिब्बत की ओर कैसा बन रहा है हमारा अवतल दर्पण, तिब्बत की ओर क्या बन रहा है अवतल दर्पण। अब भारत की ओर कैसा बन रहा है, इधर भारत हमारा नीचे में होगा, भारत की ओर कैसा बन रहा है ये कनकेव डाउन, उत्तल दर्पण की तरह ये बन रहा है, ठीक है। कनकेव डाउन है, इधर क्या है तिब्बत की ओर कनकेव अप है। ये क्लियर है, ये बृहद हिमालय की संरचना ऐसा है। ओके, अब एवरेस्ट आ गया। तो एवरेस्ट के बारे में कुछ तथ्यात्मक बात है, हम देख लेते हैं, ठीक है। एवरेस्ट के बारे में, जैसे कि एवरेस्ट के बारे में तथ्यात्मक बात यह है कि एवरेस्ट पे का नामकरण किसने किया। माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इसका आपका स्टडी किए थे, ठीक है। इसके नाम पर रखा गया। और एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं हम, सागर माथा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसे हम, सागर माथा। सागर माथा मतलब क्या, ब्रह्मांड की माता, ठीक है। और तिब्बत में से क्या बोलते हैं, कोमोलंगमा। कोमोलंगमा मतलब क्या, बर्फ की देवी। कहाँ बोलते हैं इसे हम, तिब्बत में। ओके, और आपसे इसके बारे में कुछ और तथ्यात्मक पॉइंट है, तथ्य है, वो देख लेते हैं। जैसे एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कौन चढ़े थे, तो एमन हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे चढ़े थे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि हिमालय पर सर्वप्रथम 2 बार चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, ठीक है। कौन थे, तो तेंजिंग नॉर्गे थे। तेंजिंग नॉर्गे कौन थे, तो ये जो आप पढ़े, सॉरी आप यहाँ पे पढ़े ना, तेंजिंग नॉर्गे नहीं थे। तेंजिंग नॉर्गे जो आप यहाँ पढ़े, जो चढ़े थे फर्स्ट टाइम, ठीक है। इनके भतीजे थे, ठीक है। उनके भतीजे का नाम क्या था, नोवांग गोम्बो। नोवांग गोम्बो थे जो आप सेकंड टाइम 2 बार चढ़ते हिमालय पर, फर्स्ट बार, ठीक है। तो सबसे पहली बार एमन हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे चढ़े। उसके बाद हिमालय पर 2 बार चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये थे आपके नोवांग गोम्बो, जो कौन थे हमारे तेंजिंग नॉर्गे के भतीजा थे, ठीक है। उसके बाद आपका पूछा यह है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो जूको तबई थी। कौन थी, जूको तबई, जो प्रथम महिला थी, चढ़े थे। लेकिन भारत की प्रथम महिला कौन थी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। इस बात क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली महिला कौन थी, तो मालवेज पूर्णा। मालवेज पूर्णा कहाँ की है वो, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में भी कहाँ, आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। कब चढ़ी थी, 2014 ईस्वी में। क्लियर है, चलिए। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि बिना ऑक्सीजन के हिमालय पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे, फू दोरजी। फू दोरजी कैसे याद रखे, वो ऑक्सीजन लेकर नहीं चढ़े, फूक मारते मारते चढ़ गए वो। कैसे, फूक मारते मारते चढ़ गए वो, उन्होंने ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो फू दोरजी प्रथम व्यक्ति थे जो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पे चढ़े। क्लियर है ये, चलिए। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि एवरेस्ट पर प्रथम विकलांग व्यक्ति चढ़ने वाले कौन थे, तो टॉम व्हिटेकर थे। टॉम व्हिटेकर कहाँ के थे, अमेरिका के थे। प्रथम विकलांग व्यक्ति थे जो कि एवरेस्ट पे चढ़े थे। चलिए, उसके बाद आपसे एक पूछा जाता है करेवा मिट्टी के बारे में। करेवा मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो करेवा मिट्टी कहाँ पाया जाता है, करेवा मिट्टी पाया जाता है हमारा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ये करेवा मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, ये हमारे केसर के लिए, सेफ्रॉन के लिए, ठीक है, उपयोगी है खेती के लिए, ठीक है। तो करेवा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, करेवा मिट्टी का निर्माण इस तरह से होता है कि आप हिम देख रहे हैं, ठीक है। हिम क्या है, जब ऊपर से लुढ़कता है तो छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में लुढ़कता है, ठीक है। और नीचे आकर क्या होता है, जमा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हिमोड। नीचे आकर जमा हो गया। अब हिम के ऊपर क्या है, चिकनी मिट्टी और अन्य मिट्टी वगैरह जमा होता है, लेयर बना दी। तो चिकनी मिट्टी और मिट्टी का जो लेयर बन गया, उसको नमी कहाँ से मिलेगा, हिम से मिलते रहेगा, ठीक है, नीचे से, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है ना, जाफरान की खेती की जाती है, केसर की खेती की जाती है। कहाँ की जाती है, जम्मू कश्मीर है। अब भारत में एकमात्र जाफरान है, केसर की खेती जहाँ होता है वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसका और भी नाम है, जाफरान है, केसर है, कुमकुम है और सेफ्रॉन भी इसे हम बोलते हैं। चलिए, इस तरह से हमारा ये एवरेस्ट का आपका हाफ लेक्चर कभी कंप्लीट हो गया है। शेष बचा हुआ लेक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।